ईडी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री बघेल की पैतृक संपत्ति अटैच किए जाने संबंधी पोस्ट पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ईडी राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और पैतृक जमीन का 1 इंच भी अटैच नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि अटैच की गई संपत्ति का विवरण ईडी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब ये ईडी ने किया है, ईडी बताएगी भाई कि क्या अटैच किया है, क्यों अटैच किया है, वो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर समझ सकता हूँ कि ऐसी राष्ट्रीय स्तर की बड़ी संस्था है, ये किसी की पुश्तैनी 1 इंच भी जमीन अटैच नहीं कर सकती, 1 इंच भी नहीं कर सकती। बाकी की बात तो आप छोड़ दें। लेकिन जो कुछ भी हुआ होगा उसको ईडी और इनका परिवार, भूपेश बघेल जी का परिवार, ये लोग अपना बताएंगे। अगर ईडी ने किया है तो ईडी ने तो अपने वेबसाइट पर जारी किया होगा कि भाई क्या क्या अटैच हुआ है, उसमें से क्लेम कर सकते हैं, बता सकते हैं इंडिविजुअल को कि ये गड़बड़ हुआ है, बता सकते हैं। अगर ऐसा बताएंगे तो सुना जाए, और नहीं तो फिर तो राजनीति। बिहार चुनाव के रुझानों को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए के 150 से अधिक सीटों पर आने का आकलन था, वहां एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार की जनता को बधाई, जिन्होंने उचित निर्णय लिया। बिहार की जनता ने विकास का साथ दिया है और वो परिणाम में दिख भी रहा है। मैं हृदय से शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं बिहार की सारी जनता को कि जिन्होंने उचित समय में उचित निर्णय किया है, जिन्होंने उस राज को, जब गुंडा राज हुआ करता था बिहार को, उसको याद करके उसको छोड़ दिया है। उन्होंने विकास का साथ दिया है, उन्होंने सुशासन के साथ खड़े होने का फैसला लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, अभिनंदनीय है। सर, कांग्रेस जब भी हारती है तो ईवीएम पर सवाल उठाती है, क्या इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है? मैं आपसे बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, राहुल गांधी कहीं पर भी अच्छा नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो कभी उन्होंने संगठन को कहा, कभी अन्य नेताओं को कहा, और फाइनली उनको कुछ और नहीं समझ में आया तो उन्होंने ईवीएम को कह दिया। आत्मावलोकन करें भाई, अपना चिंतन करें अपने ऊपर। मतलब किसी भी विषय के कारण को कहीं और बता देना, अपना आकलन नहीं करना, ये गलत है उनके में। और फिर से अगर ये बात कहेंगे तो उसको जनता समझ रही है, मैं सोचता हूँ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 14 नवंबर 2025 को राजधानी रायपुर में भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। ये मार्च देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश देने के उद्देश्य से निकाला गया। पदयात्रा की शुरुआत शासकीय JR दानी स्कूल से हुई। इसके बाद मार्च कालीबाड़ी चौक, कोतवाली चौक, आजाद चौक, तात्यापारा, राठौर चौक, गुरु नानक चौक, स्टेशन रोड, फाफाडी चौक, पीली बिल्डिंग और पाटीदार भवन होते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक में संपन्न हुआ। मार्ग में विभिन्न प्रमुख चौकों पर स्थित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया गया। ऐसे यूनिटी मार्च में जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, खिलाड़िं और शहर के गणमान्य नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को आत्मनिर्भर भारत संकल्प के साथ नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस यूनिटी मार्च पद यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर पूरे देश में यूनिटी मार्च निकल रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, और एकता के साथ में हम भारत को आगे बढ़ाएं, शक्तिशाली बनाएं, समृद्धिशाली बनाएं। इस संकल्प के साथ में यूनिटी मार्च निकल रहा है। रायपुर पुलिस को करनी सेना की धमकी मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि समाज गंगा की तरह पवित्र है। किसी अपराधी के पीछे समाज खड़े नहीं हो सकता। अपराधी के सहयोग के लिए संगठन काम नहीं कर सकते। अपराधियों के कल्याण के लिए संगठन काम करे तो उसे गिरोह कहा जाता है। पुलिस को कोई धमकी देने की कोशिश न करे, ये जघन्य अपराध है जिस पर कार्रवाई होगी। देखिए, समाज बहुत बड़ी बात होती है। समाज पवित्र गंगा की तरह है। समाज किसी अपराधी के पीछे खड़े नहीं हो सकती है, मैं ये मानता हूं। कोई अपराधी है तो हर अपराधी किसी न किसी समाज का होगा, फिर क्या करा जाए, फिर कोई न कोई समाज आकर खड़ा हो जाएगा, फिर कैसे होगा भाई। इसलिए अपराधी के पीछे समाज खड़ा नहीं हो सकता। अपराधी के सहयोग के लिए संगठन काम नहीं कर सकते। भारत में संगठन बनते हैं तो लोक कल्याण के लिए बनते हैं, और कोई संगठन अगर
अपराधियों के कल्याण के लिए काम करता है तो फिर उसको गिरोह कहा जाता है, संगठन नहीं कहा जाता है। मेरा विशेष रूप से इसमें निवेदन सबसे है कि इसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए जिस दृष्टि से जितने FIR हैं, जितने कंप्लेंट्स हैं, जितनी बातें हैं, उनके संदर्भ में जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है, और पुलिस को कोई धमकी देने की कोशिश भी न करे। ये बहुत जघन्य अपराध है। कानून अपना काम करता है और अगर कोई ऐसा बात करेगा तो कानून अपना काम करेगा। बिहार चुनाव में एनडीए की बढ़त पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ग्राउंड रिपोर्ट और रिजल्ट में कोई मेल नहीं है और इसका श्रेय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जाता है। बघेल ने दावा किया है कि अमित शाह की सभाओं में कुर्सियां खाली रहीं और बिहार में भी हरियाणा, महाराष्ट्र जैसी स्थिति दिखाई दे रही है जो बिना मैकेनिज्म संभव नहीं है। देखिए, अभी पूरी गिनती हुई नहीं है और अभी 11-12 राउंड हुआ है, आधा का मतगणना हुआ है, लेकिन जो रिजल्ट आए हैं और ग्राउंड रिपोर्ट में कहीं मेल नहीं खाता और इसमें किसी एक व्यक्ति को श्रेय जाता है इस रिजल्ट के लिए, तो वो है ज्ञानेश कुमार जी। और ज्ञानेश कुमार जी को खूब बधाई, शुभकामना, क्योंकि बिहार में 65 लाख वोट काटे और 16 लाख आवेदन थे और 21 लाख नए वोटर जोड़े गए। तो ये करिश्मा, जब आवेदन 16 लाख का है और 5 लाख वोट अधिक 21 लाख यदि जुड़ जाए तो ये करिश्मा केवल निर्वाचन आयोग ही कर सकता है और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो ज्ञानेश कुमार जी हैं। उनको बधाई और शुभकामनाएं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के ऐतिहासिक बढ़त के बीच रायपुर के एकात्म परिसर में भाजपा नेताओं ने पटाखे और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने कहा कि बिहार की जनता विकास चाहती है, इसलिए एनडीए की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार की जनता का दिल जीता है और रुझान साफ संकेत दे रहे हैं कि जनता अपना भविष्य नीतीश कुमार और पीएम मोदी के साथ देखती है। धान खरीदी से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि खरीफ और रबी सीजन में दलहन तिलहन का उपार्जन पहले की तरह PSS अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। इससे किसानों को बेहतर कीमत मिलने की संभावना बढ़ेगी। कैबिनेट ने शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन करते हुए सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य और उद्योग विभाग में और 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग को योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग में विलय करने का निर्णय लिया। ये कदम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की दिशा में माना जा रहा है। धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु 15,000 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति के पुनर्वेदीकरण और विपणन संघ को 11,200 करोड़ अतिरिक्त प्रत्याभूमि देने को मंजूरी दी। राज्य परिवर्तित आवास योजनाओं दीनदयाल अटल बिहार, नवा रायपुर सीएम आवास में अविकृत EWS और LIG मकानों को 3 बार विज्ञापन के बाद किसी भी आर्य वर्ग या संस्थाओं को बेचने की अनुमति दी गई। हालांकि ऐसे खरीदारों को अनुदान नहीं मिलेगा। कैबिनेट ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को दीर्घकालीन लीज पर छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को सौंपने का भी फैसला किया। इससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और राज्य में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन बढ़ेगा। बिहार की जीत आम जनता का एनडीए को आशीर्वाद है। ये बिहार की सुरक्षा के लिए
बिहार में शुचिता के लिए, बिहार के युवाओं की पीढ़ियों की भविष्य के निर्माण के लिए ये मैंडेट है। एक तरफ जंगल राज, एक तरफ लूटपाट, सब प्रकार से असुरक्षा की भावना, माताओं के साथ, बहनों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा था, ये सदाचार की शुरुआत नीतीश कुमार जी को लोगों ने देखा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लोगों ने सराहा है। इसी विश्वास के साथ बिहार में सरकार बन रही है और बिहार का भविष्य उज्जवल है। मैं ये कह सकता हूं कि आम जनता का ये मैंडेट, ये आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है।